नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कल देश का आम बजट पेश किया गया। बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष ने जहां इसे देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला बजट बताया, तो वहीं विपक्ष ने कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है और ये दिशाहीन बजट है। तमाम तरह के बयानबाजी शुरू हुई और उसके बाद बात आई हरियाणा की। कांग्रेस एनएलडी ने निशाना साधा ये कहते हुए कि हरियाणा को कुछ नहीं मिला, हरियाणा के हाथ खाली हैं, हरियाणा इतना कुछ करता है, इतना कुछ देश के लिए वो देता है, उसके बावजूद उसे जगह नहीं मिली है। सरकार का कहना है कि इस बजट में हरियाणा के लिए भी बहुत कुछ है। बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाला। खुद मुख्यमंत्री ने सामने आकर कहा कि इस बजट में हरियाणा के लिए बहुत कुछ है, कांग्रेस की कल्पनाओं से भी ज्यादा है, लेकिन लगता है कि उन्हें समझने के लिए किसी एनालिसिस की जरूरत होगी। मतलब कांग्रेस इस बजट को समझ नहीं पा रही है। बजट पेश हो चुका है लेकिन उस पर हरियाणा में बयानबाजी जारी है। किस नेता ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर आज चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक हरियाणा को इतना दे दिया है इस बजट के अंदर कि कांग्रेस के सपने से भी बाहर है। क्योंकि वो सत्ता में रहे, मैं इसलिए सपने से कह रहा हूं, वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और उसका कारण है जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। आज हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर दिया, नंबर 1 के ऊपर। हम हरियाणा तो कई साल से खाली आ रहा है, अब कभी खाली है? हरियाणा में कोई राहत नहीं दी, हरियाणा की कोई उसमें वो नहीं दिया गया बजट में, कोई चर्चा ही नहीं है हरियाणा की। तो सौतेला व्यवहार हो रहा है हरियाणा के साथ, जबकि हरियाणा में सबसे ज्यादा टोल जीएसटी हरियाणा देता है, लेकिन बजट अलॉटमेंट में जीरो। मुख्यमंत्री का बयान था कि बच्चों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले। मुख्यमंत्री से पूछने वाला, रोजगार तो आज की तारीख में जो जितनी पोस्टें निकलती उनमें 80 से 90% जो है, जो युवा जो अप्लाई करते हैं वो बाहर के लिए जाते हैं। जो पर्ची और खर्चे की बात करते हैं वो खर्चे के साथ आते हैं सारे। इन्होंने तो ये कहा है कि 3 हवाई पट्टियां जो है उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। अम्बाड़ा वाली का नाम जिक्र कर दिया, हिसार का कर दिया, करनाल का कर दिया। हिसार तो ऑलरेडी एक्सटेंड की हुई है, अम्बाड़ा ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। करनाल वाली में हो सकता है कोई छोटा मोटा पैसा कोई खर्च हो जाएगा, ये रूटीन की चीज़ है। ये कोई अलग से कोई पैसा है हरियाणा के लिए खर्च नहीं होगा। चले 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जिनके साथ चर्चा करेंगे। राजकुमार कटारिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। रजत पंजेटा, इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखेंगे। सुरेश रोड है हमारे साथ कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार कटारिया जी, भाई विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिला, हाथ खाली हैं बिल्कुल हरियाणा के, इतने सालों से कुछ नहीं मिल रहा, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा को इतना मिला है कि विपक्ष की कल्पनाओं से भी परे है। जी जी, नमस्कार। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो नजरिया है, आप किस नजरिए से देखते हैं। विपक्ष का काम तो ये रहता है कि सत्ता पक्ष की हर अच्छी से अच्छी बात में भी कमी ढूंढे। लेकिन अगर हम विस्तार से इस बात में जाएंगे, क्योंकि कल तो तात्कालिक टिप्पणियां आप लोगों ने ली है नेताओं से, लेकिन विस्तार से जब ये बजट, क्योंकि कोई छोटा तो होता नहीं है, इसमें पूरी डिटेल होती है, और जब उस डिटेल को पूरे विस्तार से हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअल में बजट है क्या। बजट हिंदुस्तान का जो सपना आम जनता को जो प्रधानमंत्री ने दिया है कि 2047 के अंदर भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए और विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होकर के दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराए, उस लक्ष्य को लेकर के जब हम चलते हैं तो इस बजट को उस एंगल से देखना चाहिए कि किस तरीके से बजट में आधारभूत ढांचा का जो विस्तार दिया गया है, बजट के अंदर स्किल के ऊपर जिस तरीके से काम किया गया है,
और जिस स्केल पे किया गया है और जिस सस्टेनेबिलिटी को राजकुमार हिंदुस्तान जी, की अर्थव्यवस्था को राजकुमार सस्टेन जी, बनाने के लिए राजकुमार जिस जी, तरीके से मैं माफी चाहता विस्तार हूं, दिया मैं गया बीच में है। रोक नहीं रहा, मैं माफी चाहता हूं। मैं एक जी लेमैन हूं, मुझे समझाएं कि इस बजट से हरियाणा को क्या मिला। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं माननीय। जब हम इस विस्तार से जब पढ़ते हैं तो हम चूंकि अपने हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं तो हम ढूंढते हैं कि हमारी स्टेट को क्या मिला, हमारी स्टेट को क्या मिला। लेकिन जितनी भी अब की बार की जो योजनाएं हैं ये स्टेट के हिसाब से इनको देखा नहीं जा सकता, इंक्लूसिवनेस के अंदर आपको देखना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं कि जो बजट का 12.2 लाख करोड़ जो स्टेट्स को अलॉट हुआ है उसमें करीबन करीबन 41% का हिस्सा जो है उस पूल में स्टेट्स को मिला है जो टैक्स कलेक्शन का है। उसमें हरियाणा, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन ही ज्यादा होता है हरियाणा का टैक्स कलेक्शन का, तो अलॉटमेंट भी हमारे को ज्यादा होगी। तो उस हिस्से से उसके हिसाब से देखें तो हमारे को जो विभिन्न योजनाएं चली हुई है उनको विस्तार देने का काम किया है। जिस तरीके से एक योजना आई सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को किया गया, उसमें 40,000 लाख करोड़ का जो है ये हमारा बजट आया है। 40,000 करोड़ में हमारा, क्योंकि हमारा हरियाणा जो है हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले से ही हम सबसे आगे खड़े हैं। तो उसमें उसके हिसाब से जब ये इसका विस्तार होगा तो ऑब्वियस है कि 40,000 करोड़ में सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे हरियाणा का होगा। अब उसको हम उस नजर से देखते हैं कि जब ये आगे बढ़ेगी तो उसमें आईएमटी खरखोदा, आईएमटी मानेसर का जो विस्तार होना है उसमें जो पैसा लगेगा, तो इस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 12.2 लाख करोड़ का है उसमें जो कि 12.2 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो देखा, एक मिनट, उसमें रेल, सड़क और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्च होना है उसमें हमेशा की तरह हरियाणा में जिस तरीके से एनएचएआई का के थ्रू जो है आज सड़कों का जाल बिछा हुआ उसको और विस्तार देंगे तो हमारे को अपना हिस्सा मिलेगा। आरआरटीसी के माध्यम से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत ये जो कॉरिडोर बनना है उसके अंदर जो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है तो उसमें हमारा हिस्सा बट ऑब्वियस है कि आना ही आना है। तो उसको उस नजरिए से देखिए। आप उसको मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है, प्लीज मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है, मैं आपके पास लौट। जी जी जी, प्लीज प्लीज। सुरेश रोड साहब, मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कल्पना जो विपक्ष कर सकता है उससे ज्यादा मिला है, हरियाणा को बहुत कुछ दिया गया है और विपक्ष को बेहतर एनालिसिस की जरूरत है। जी ये कहना चाह रहे थे कि विपक्ष को जितनी उम्मीद थी भी कम से कम इतना तो हरियाणा को मिलेगा, उससे भी कम दिया हमारी उम्मीद से। मुख्यमंत्री जी शायद ये कहना चाह रहे थे विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस पार्टी की, एक होता है ना कि इतना तो मिल ही जाएगा, तीसरी बार सरकार है और खट्टर जी के चहेते नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन खोदा पार निकली चुईया, कुछ भी नहीं मिला, हमारी उम्मीद से भी कम मिला, यही मुख्यमंत्री जी कह रहे। मैं बताना चाहता हूं कि एक भी नया प्रोजेक्ट, और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता लगे हैं कटारिया जी, उन्होंने तो खुद कहा है कि इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। कहना यह चाहिए था कि यह विस्तार वाला बजट है, हरियाणा के लिए बहुत चीजें, बहुत योजनाएं, बहुत एक विकास कार्य दिए हैं, तो आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, ये कह रहे हैं, लेकिन विस्तार से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक चिड़िया की चोंच इतना भी हरियाणा के लिए नहीं है, यही बात इन्होंने कबूल की अपने मुख्यमंत्री की। विस्तार के किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में अगर कुछ है तो संक्षेप में बता सकते थे कि हरियाणा के लिए यह परियोजना दिया, लेकिन एक परियोजना का भी नाम नहीं गिना सकते। और मैं तो ये कहता हूं कि जो कांग्रेस के समय की मंजूर परियोजनाएं थी उनके लिए भी वरुण जी पूरे इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। मैम में इंटरनेशनल अपना एयरपोर्ट बनना था, कहाँ बना? रेल कोच फैक्ट्री गुहाना में बननी चाहिए थी, कहाँ है बजट में इसके लिए कोई प्रावधान? और यही नहीं, डिफेंस जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे राहुल गांधी जी ने भी डिफेंस के विषय में लोकसभा में ध्यान आकर्षित किया, डिफेंस के लिए गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी बननी थी, उसकी एक ईंट नहीं लगी है।
इसी तरीके से 10 इंस्टीट्यूट थी इंटरनेशनल लेवल की, तो किसी का भी कोई अता पता नहीं है। और हरियाणा में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है मनरेगा का आजकल चल रहा है, मनरेगा के लिए कहीं जिक्र नहीं है, किसान का कहीं जिक्र नहीं है। आप महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं आज हमारे सामने हैं, सरकार को चुनौती देते हुए खड़ी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों। कहीं भी आपने महंगाई कम करने के लिए कोई प्रावधान किया हो? उल्टा मैं बताता हूं, 2026 को अभी 1 महीना ही निकला है वरुण जी, 1 जनवरी को इन्होंने उसके जो एलपीजी सिलेंडर के रेट हैं वो बढ़ा दिए, और आज भी 50 रुपए फिर बढ़ा दिए, यानी 161 रुपए कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को महंगा कर दिया। बजट के दिन भी 50 रुपए बढ़ा दिए, और नए साल पे भी लोगों को यह तोहफा दिया था कि आज 150 से ऊपर एलपीजी का रेट अभी बढ़ा है 2 महीने में। लेकिन इसका आम आदमी पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना उसको जोखिम उठाना पड़ेगा, इस बात की सरकार को कोई परवाह नहीं है। कोई भी आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई घोषणा की हो तो बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी हम खुली चुनौती देते हैं। मनरेगा के साथ साथ मैं ये भी बताता हूं कि जो बेरोजगार युवा हैं हरियाणा के, उनके लिए कोई, मुख्यमंत्री जी ने भी शायद अपनी बाइट में जिक्र किया, लेकिन बेरोजगारी के लिए कोई आपके पास समाधान नहीं है। आप बाहर के युवाओं को पर्ची और खर्ची से हरियाणा में नौकरियां दे रहे हैं, और हरियाणा के युवाओं को आप विदेश जाने पर मजबूर कर रहे हैं। आप शिक्षा के स्तर को बिल्कुल डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीडीपी के जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत खर्च है वरुण जी, वो जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से 3.2 होता है, आज 3.1 पे आ गया है। मार्केट गिर गई है, बजट आते ही मार्केट में खलबली मची हुई है। रुपए की बात तो आप हर रोज अपने टीवी चैनलों पे उठाते ही हो कि डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ है। एक समय था जब नरेंद्र मोदी जी चीख चीख के कहते थे दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उस बात को याद करें कि जब वो मुख्यमंत्री होते थे, कहते थे कि जी जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। तो आज प्रधानमंत्री तो आप है ना, तो आप संभाल लीजिएगा। आज तक का रिकॉर्ड है कि रुपया कहीं रुक रहा, नरेंद्र मोदी जी की आयु को भी क्रॉस कर गया। प्रधानमंत्री के पास चलते हैं, ठीक है। हरियाणा को वरुण जी एक सेकंड, प्रधानमंत्री से बड़ा, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा इस देश में कोई नहीं, लेकिन रुपए की गिरती हुई कीमतों ने प्रधानमंत्री को भी बोना साबित कर दिया। ठीक है, ओके। उनकी उम्र से भी ऊपर निकल गया। यह बड़ी गंभीर बात है, बड़ा चिंतनीय विषय है। ओके रजत, ये जैसे बताया गया कि इस बजट में हरियाणा के लिए क्या है, अब वो बताते हैं कि भाई राखी गढ़ी जो है उसको उन 15 पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है कि जिसका विस्तार होगा। खेल इंडिया मिशन पर जब जोर की बात हुई है तो उससे हमारे खिलाड़ियों को फायदा होगा। एआई और क्वांटम मिशन में निवेश होगा तो गुरुग्राम में ग्लोबल टेक के रूप में मजबूती मिलेगी। फार्मा हब बनाने की बात हुई है तो पंचकुला में इसका फायदा होगा। तो ये जो तमाम बातें हो रही हैं, अब कटारिया साहब कह रहे हैं इसे इंक्लूसिव तरीके से देखना चाहिए बजट को। से पंचकुला को क्या फायदा होगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सारा हिमाचल ने पीछे जो अपने टैक्स बेनिफिट्स दिए थे उसमें बद्दी का एरिया है जहाँ सारी इंडस्ट्री वो जा चुकी है वहाँ हिमाचल में ऑलरेडी सेटअप। और जहाँ तक खेल की बात है तो मेडल लाने में नंबर 1 है, और बजट के अंदर सबसे कम बजट जो है वो हरियाणा को अलॉट होता है। सारा गुजरात को, उत्तर प्रदेश को और अन्य स्टेट्स को जो है वो एलोकेशन आज से पहले होती है। ये ऐसी तो कोई चीज नहीं हमें दिखना रही है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको भी पता है हाल ही में 2 खिलाड़ी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बेचारे यंग खिलाड़ी उनको जिंदगी से जाना पड़ा। अगर वहाँ इतना उसकी प्लेंथ और उसका बेस इतना मजबूत होता तो गिरता थोड़ी ना वो, तो वो तो उनकी धज्जियां तभी उड़ गई इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो बाकी ऐसी क्या चीज है कि सबसे ज्यादा हरियाणा को मिला और हरियाणा को पता ही नहीं चल रहा। नंबर 1 मिला, हरियाणा को पता ही नहीं चल रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसी क्या चीज है? अगर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, अगर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं तो क्या उसके अंदर इन जगहों का नाम है या नहीं है? क्या हरियाणा की अगर इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी की ये बात करते हैं, क्या हरियाणा के कम से कम ये बोल देते कि हम जो नए
आईएमटी बनाने जा रहे हैं, उनका आपस के अंदर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रेल कॉरिडोर वहां भी बना दीजिए। अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा क्या? 12 साल में हरियाणा को मिला क्या? वैसे तो चलो जीएसटी में नंबर 5 पे है, लेकिन पर लाख पीपल पर पर्सन की अगर वो निकाले रेशो तो नंबर 1 के ऊपर हरियाणा की जीएसटी कलेक्शन है। और हरियाणा का शेयर सेंटर डेवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज के अंदर मात्र 1.09% है, वो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी कम उस अनुपात में हमारे को जो है सेंट्रल डेवोल्यूशन जो हमारी टैक्सेस की है उसके अनुपात में हमें मिलता है। अगर इस बार का भी बताएं, ये बोल रहे हैं कैपेक्स बढ़ा दिया, जो कैपेक्स जितना है उससे ज्यादा तो आप कर्ज लेंगे, वो सारा कर्ज है उससे भी ज्यादा आप उठाओगे। टोटल बजट 53 लाख 5 करोड़ का जो बजट है उसमें से आपने 24% उसमें से कर्ज लेना है, 14.4% उसमें से सरकार को ब्याज का चुकाना है पिछले का जो कर्ज लिया हुआ है। और जो पहले का भी कर्ज लिया हुआ है वो तक आपका चाहे पीएम आवास योजना हो उसका लैप्स, पीएम शहरी विकास योजना हो, 3500 करोड़ का बजट और खर्च केवल 300 करोड़, 3200 करोड़ लैप्स। ऐसी सड़क योजना का हाल है। और उसमें तो इतने प्रधानमंत्री आवास योजना में तो इतने गेस्ट हाउसेज, आपको भी पता है वो कितना बड़ा घोटाला हुआ था, DHFL कौन सा ग्रुप था वो जो जिसमें अरेस्ट भी हुई थी, पीएम आवास योजना का ही बहुत बड़ा घोटाला था। लेकिन उससे बड़ी बात है कि आम आदमी के ऊपर अगर घूम फिर के आए, हरियाणा को तो चलो कुछ मिला ही ना, खेल में मिला ना, कोई रेल कॉरिडोर ना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सेमीकंडक्टर वाली भी है, वो भी गुजरात में, फॉक्सकॉम वाली भी 76,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ। अगर AI डेटा सेंटर की बात कर रहे हो वो टैक्स हेवन किसको है, वो भी पीछे आपको पता होगा, स्टडी आप करिए थोड़ा। वो अडानी और अंबानी, जियो, रिलायंस और अडानी जी जो वो डेटा सेंटर्स वो गूगल की हेल्प से वो खोले उन्होंने, पीछे अनाउंसमेंट हुई थी 2025 के अंदर। तो फायदा सीधा उनको हुआ, आम आदमी को थोड़ी ना हो। तो पहले उनको क्या पता बजट का भी ये होने वाला, तो आम जनता को तो पता नहीं होता। लेकिन हाँ, कोयला महंगा हो। अब कोयले पे आते हैं, कोयले से क्या महंगा होता है जी? कोयला कहाँ इस्तेमाल होगा जी? बिजली में, यानी बिजली महंगी होगी। स्टील की प्रोडक्शन में स्टील महंगा होगा, सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट महंगा होगा, पेपर फैक्ट्री में पेपर महंगा होगा, केमिकल इंडस्ट्री में सारे केमिकल्स महंगे होंगे। उसके बाद आता है आयरन और स्क्रैप महंगा होगा। स्क्रैप स्टील महंगा होने से क्या होगा? सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फर्क पड़ेगा, महंगी होगी। ब्रिजेस महंगे होंगे बनने, जो भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होंगे। रेलवे ब्रिजेस महंगे होंगे, डिफेंस में मशीनरी महंगी होगी, कंस्ट्रक्शन महंगी होगी। उसके बाद बसेस की, ट्रक्स की बॉडी, रेलवे कोचेस, और ये सारी की सारी चीजें जितनी भी आपकी स्टील की इंडस्ट्री है, ये सब महंगाई होगी। अगर इंडस्ट्री में इनपुट कॉस्ट महंगी होगी तो आगे उपभोक्ता की ही जेब से उसको ये चीज मार पड़ेगी, सीमेंट सारी चीजें। ओके, अब नहीं, चलो मैं आ रहा हूँ, खत्म ही कर रहा हूँ। बहुत सी जगहों पे अगर पिछले साल की बजट की रेशो में देखा जाए कि बजट का कितना रेशो है, उसमें शहरी विकास में कटौती है, सामाजिक कल्याण बजट में कटौती है, खेती के बजट में कटौती है, शिक्षा के बजट में कटौती है, स्वास्थ्य के बजट में कटौती है। अगर रफाल का 22% आपने बढ़ा दिया, जो आगे आने वाले 10 साल में आपको मिलेंगे, जो टेक्नोलॉजी फ्रांस खुद ऑब्सोलीट कर चुका है, रफाल की जगह वो हमारे पैसे से नेक्स्ट जनरेशन के अपने लिए जहाज बना रहा है। तो क्या अगर चाइना, हम 4.5 पे टिके हैं, क्या हमारे को 5th जनरेशन और आगे 6th जनरेशन क्या हमारे को ये प्रोक्योर करने चाहिए? या जो वो तो जैसे कहते हैं ना, पुरानी गाड़ी होगी एक टाइम पे, उसकी तो आपको वो भी दे देते हैं, वो कि चलो आप इंडिया में प्रोडक्शन करो, तो उसका शेयर दे देते हैं। ओके, तो ये तो वो बात हो गई। नहीं, आप ये देखिए, जनता का पैसा है और खत्म कर रहे हैं। 5 लाख रुपया आपको और मेरे को देना है, मतलब सरकार ने हमसे लेना है। जो हमारा सेंटर का कर्ज है उसका 3.5 लाख, और जो अभी स्टेट का 1.5 है, लेकिन अभी आएगा 6 मार्च को हरियाणा का रिजल्ट, बजट सत्र 6 मार्च को हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, कि क्या हरियाणा पे एक्चुअल कर्ज है। उसके बाद तो अभी टेंटेटिव 5 लाख हमें देना है प्रति व्यक्ति। ठीक है, ओके। राजकुमार कटारिया जी, भाई मैं वापस डिबेट को हरियाणा पर लेकर आता हूं। आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट सेंटर से मांगा नहीं, इसलिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहां मिला नहीं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि हमने मांगा नहीं और मिला नहीं, ये दोनों ही बात गलत है।
सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। वो जो अभी अभी आईएनएलडी के प्रवक्ता इन्होंने बता ही दिया है कि 22% जो है कि वृद्धि हुई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6.81 लाख करोड़ था और अब की बार 7.85 लाख करोड़ है। तो रक्षा के बजट में क्योंकि चैलेंजेस थे, पिछले साल ही हमने जो है ये अपना पाकिस्तान के साथ तनाव देखा, तो पूरी तैयारी के साथ जो है उन चीजों पे भी ध्यान दिया गया का जो वैश्विक संकट जिस तरीके से किसी भी समय किसी भी तरीके की बात हो सकती है, तो उसकी तैयारी के सिलसिले में एकदम बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। वो किया गया और समय की जरूरत थी। रही बात किसान की, किसान का एक भारत विस्तार नाम से एक योजना बनाई गई है एआई टूल की तरह। उसमें सारे जो किसानों से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी, उसका एक पूरा डिजिटलाइजेशन, डिजिटल सेवा के तौर पे इसको किया जाएगा और 1,62,671 करोड़ रुपए सरकार का जो है 71 ने जो है एक्सक्लूसिव किसान के किया। तो इसको आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर किसान एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी है, तो उसमें जब ये हम किसान के लिए पूरे देश के लिए कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हमारा हरियाणा का हिस्सा भी, जो चाहे वो खेती की बात हो, बीज की बात हो, सिंचाई की बात हो, सब्सिडी की बात हो, मौसम संबंधी जानकारी की बात हो, उन सारी चीजों को लेकर के इस एक जो है डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मैं कहना चाहूंगा कि मैं नाम लेकर के आज के मैं पेपर में पढ़ रहा था, जो इस लाइन के एक्सपर्ट हैं, एक क्राइम लाइन लाइफ इंडिया है, एक मैप माई क्रॉप करके संस्थापक है राजेश सिरोल जी, उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा। उन्होंने भारत विस्तार की जो ये योजना है इसको बड़ा ऐतिहासिक बताया। जो इस लाइन के एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि इससे जो है मैं तो हरियाणा फोकस बात करना चाह रहा हूं, समाधान होगा। पे तो हमने हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। और इसके साथ साथ जो कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, चाहे वो पशुपालन है, चाहे मछली पालन है, इनको लेकर के बड़ा ही, जैसे पशुपालन में 20,000 पशु चिकित्सकों का अब इस जो है ना उसको बनाने, नए लेके आने का विचार है। उसका फायदा किससे होगा? जो एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों मिक्स इकोनॉमी है, तो उसमें जो है इसका फायदा मिलेगा। हमने जो है ब्लू इकोनॉमी के बढ़ाने के लिए, मछली पालन के लिए जो हमारा ये अमृत योजना के जो तालाब है उनको जो है उसमें यूज करने के लिए एक बड़ी राशि का, तो इस तरीके से किसानों का डाइवर्सिफिकेशन हो और फसलों का, इस तरीके की योजनाओं पे ज्यादा फोकस किया है। और जहां तक बात है युवाओं की बात, इन्होंने अभी कह रहे थे कि युवाओं का जो है खेल में खेल के 1 करोड़ रुपए का बढ़ोतरी है। आप इसको 1133 करोड़ रुपए है उसमें टोटल, तो 500 करोड़ रुपए तो खेल सामग्री का एक नया जो है ना वो करने के लिए इन्होंने किया कि खेल सामग्री उच्च क्वालिटी की हो, तो उसके अंदर निवेश 500 करोड़ रुपए का। यूथ हॉस्टल की जो है ना बढ़ोतरी की गई है। और उसके बाद एनएसएस में बहुत बड़ा जो है इसमें युवाओं का जो एनएसएस जो ये करते हैं जो बच्चे स्कूलों में, तो उसके लिए एक्सक्लूसिव बजट दिया गया है 275 करोड़ पिछले साल था, जो इस साल 357 करोड़ रुपए बढ़ा करके कर दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। तो इन सारी चीजों में हम जो लबोलबाब ये है कि को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जा करके एक लॉन्ग ट्रैक जो है अपनाने का, कि भाई 2047 तक का जो हमने एक आधारभूत ढांचा जो देना है, उस सपने को साकार करने के लिए किस तरह से योजनाओं को लेकर के चलना है। तो इसमें लोक लुभावन वाली बात नहीं थी कि एक एक्सक्लूसिव किसी कहीं आप उस नजरिए से देखें। हमने पूरे हिंदुस्तान को बढ़ाना है और पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इस बजट को देखना सुरेश रोड जी, पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हरियाणा के लिए भी बहुत कुछ है। जी, राखी गढ़ी का आपने जिक्र किया। अब रोज रक्षा की बात, राखी गढ़ी तो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है सर, मैं तो राखी गढ़ी भी चल रहा है, पर्यटन अंबाला करनाल स्ट्रिप भी चल रहा है, हमारी स्क्रीन पर सब चल रहा है। पर्यटन से बहुत बड़ा रिवेन्यू चलता है, आता है, और उसको पर्यटन में अब राखी गढ़ी अब सुरेश जी बोलेंगे, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, तो उसके ऊपर जो है पूरा फोकस किया गया है, जो हरियाणा के अंदर ही है। ओके सुरेश जी। वरुण जी, कटारिया जी ने डिफेंस के बारे में, रक्षा के बारे में बात की। मैं बताना चाहता हूँ ये देश के रक्षा मामले में कितने गंभीर हैं। देश की आजादी से लेके और खास तौर पे 1962 से लेके
हमेशा हमारा रक्षा पे बजट 2% से ऊपर रहा है। और जो संसदीय कमेटी की रिपोर्ट थी वो 3% की थी इस बार, और इनका जो प्रावधान था वो 1.9 का है। यानी 1962 के बाद रक्षा के ऊपर इन्होंने सबसे कम किया है। नहीं, अगर ओवरऑल बजट 54 लाख करोड़ का है और उसमें 7 लाख करोड़ का एलोकेशन डिफेंस में है, तो 1.9 कैसे होता है? मतलब शायद वो 7.85 7.85 लाख करोड़ है। संसदीय 1.9 आप निकाल लो। भाई मैं तो एक बेसिक सी बात ये जानना चाह रहा हूँ। गलत 54 लाख करोड़ का ओवरऑल बजट है लगभग, उसमें अगर 7 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन डिफेंस में है तो 1.9 नहीं बनता ना सर? नहीं बनेगा। आप देखो ना, ये 2 दिन पहले जो इन्होंने जो सर्वे आया और जो संसदीय कमेटी की रिपोर्ट है, दोनों की रेशो निकाल लो। ये तो सारे अरे भाई मीडिया में और सारे विपक्ष ने सर भी जी, मुद्दा उठाया मैं तो लोकसभा बेसिक सी में। बात पूछ रहा हूँ। कल बजट पेश हुआ 54 मेरे लाख करोड़ के आदरणीय- आसपास। मैं तो वरुण जी बेसिक वही सी बात है ना, ये आंकड़ों में तो ये पता नहीं क्या अरे कह नहीं, देंगे। आंकड़े दूसरी बात मैं सर, कह रहा हूँ, आप कमाल कर रहे हैं। ये बजट आदरणीय- आप जो बात ये- कह रहे हैं वो ठीक है, आप बात कहिए। मैं तो बेसिक सी बात पूछ रहा हूँ। कल अगर 54 लाख करोड़ का बजट आया, उसमें 7 लाख करोड़ से ज्यादा डिफेंस को एलोकेशन है, तो 1.9 नहीं बनता। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ। नहीं आप निकाल लीजिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य मिलेगी। दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूँ, ग्रामीण विकास में 53,067 करोड़ रुपए की कटौती की है। शहरी विकास में 39,573 की कटौती है। शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा में इन्होंने 67.1 की कटौती करी है, इतने करोड़ रुपए की। और एक जल जीवन मिशन की बड़ी बड़ी बातें की, यानी उसके लिए संसदीय कमेटी की रिपोर्ट 67,000 करोड़ रुपए की थी जल जीवन के लिए। इन्होंने मात्र 17,000 शिक्षा के बारे में मैं 50,000 एक मिनट करोड़ रुपए शिक्षा के बारे में मैं है। कहना चाह रहा हूँ। जीडीपी लड़कियों के लिए जीडीपी हर ग्रोथ के देश के लिए हर जिले में कोई इन्होंने एक बड़ा हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, और ये शिक्षा के लिए ही तो होगा। लड़कियों की पर्टिकुलर शिक्षा के लिए हर प्रत्येक जिले में वरुण जी एक जब हॉस्टल आपने स्कूल बंद एक्सक्लूसिव कर दिए, नया बनाने एक की सेकंड, बात आई। एक सेकंड, तो आप शिक्षा के एक बारे में सेकंड। 5 स्कूल ये और नई कॉलेज जब यूनिवर्सिटी आपने घोषित बंद की कर है, दिया तो और वो भी देखिए सोच एक-एक करके देखिए बोलिए। कि 5 नई जो यूनिवर्सिटी आप होंगी बजट में लैब के वो बारे में दिखा दो कि लॉजिस्टिक हम हब लैब और इंडस्ट्रियल हब के स्थापित करेंगे। बिल्कुल नजदीक स्कूल होगी। है ही नहीं, तो अब हम स्कूल है ही नहीं आज आपके। की स्कूल जो बंद कर दिया शिक्षा आपने, लैब के लिए क्या करोगे आप बताओ? आप क्या कह रहे हैं? मैं एक सेकंड रुक जाइए, एक-एक करके। मैं ये कह रहा हूं कि आपने स्कूल बंद करने का जब काम कर दिया तो शिक्षा के बारे में आप कितने गंभीर है सभी जानते हैं। चलिए रुक जाइए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने जो यूनिवर्सिटी बनानी थी, सदस्य से, माननीय साथी से, कांग्रेस के जो माननीय साथी है, मैं निवेदन कर रहा हूं, आप 1 मिनट बस इसको धैर्य से सुने। हमने जो 5 नई यूनिवर्सिटी की जो घोषणा इस बजट में की है केंद्र सरकार ने, उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि ये जो नई यूनिवर्सिटी बनेगी और विद कैंपस बनेगी, रेजिडेंशियल कैंपस बनेगी, इनको जो है इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब के साथ जोड़ा है। क्योंकि इसलिए यह जरूरी है कि जो नई शिक्षा आने वाले समय के लिए जो चैलेंजेस है कि हम स्किल डेवलपमेंट पे जाएं, हमारा जो युवा यूनिवर्सिटी से निकले उनके हाथ में जो है खाली एक कागज का फर्रा ना हो, वो जो है स्किल लेके निकले। तो इन दोनों इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक ओके कनेक्ट करके ओनली रजत, नहीं रजत सर, समय एक सेकंड, 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर के जो है लैब बनाए। ठीक है, तो वो उन चीजों की अब बच्चे रील बनाएंगे। रुक जाइए ओके रजत। देखिए पहले तो मैं एक वो चीज करेक्ट करता हूँ, वो जो टोटल बजट जो रक्षा का बजट है, सिर्फ जो रक्षा का बजट का 22% जो है वो रफाल के लिए, बाकी ऑपरेशंस का भी है और आर्म एम्युनिशन का, वो मॉडर्नाइजेशन के लिए जो परसेंटेज है मॉडर्नाइजेशन की है। यस, सबसे ज्यादा रफाल के लिए बढ़ाया। मेरा कहने का मतलब है रक्षा बजट का, टोटल बजट का। दूसरी बात, इन्होंने 3-4 बार ये कहा कि बच्चा बाहर आएगा, युवा बाहर आएगा, स्किल होके आएगा, आगे स्किल डेवलपमेंट की बार बार बात करें। आपका स्किल इंडिया के अंदर 14,450 करोड़ का घोटाला अभी हाल ही में उजागर हुआ है, जहां के ऊपर फेक बायोमेट्रिक्स, 82% ट्रेड को वो अनएम्प्लॉयड है, उसमें 95% फेक नेम, फेक अकाउंट, ट्रेनिंग सेंटर बंद होने के बाद भी पेमेंट दी गई वहां। सेम फोटो एक व्यक्ति की 5 जगह, एक युवा की 5 स्टेट अलग अलग में यूज हुई। घोष ट्रेनिंग सेंटर है जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। जॉब प्लेसमेंट स्किल इंडिया की आपकी केवल मात्र 18% है।
और 47% उसमें यूथ ऐसा है जिसका कुछ पता ही नहीं है, अनट्रेसेबल है। तो बार बार स्किल इंडिया का बखान करने से पहले कि हम स्किल इंडिया के थ्रू बच्चों को ट्रेन करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो युवा एम्प्लॉय हो जाएगा, प्लीज ये ऐसी बातें डिबेट पे बैठ के कम से कम पुराना डेटा लेके आइए और असलियत में झांकिए और फिर ऐसी बातें डिबेट पे बैठ के करिए। ना युवा के लिए कुछ, ना कोई नौकरियां, ना कोई किसान के लिए। क्या बड़ी बड़ी बातों में, मतलब आपके पास कुछ पेपर में कुछ आंकड़ा, कुछ कंक्रीट कुछ बताने को नहीं है, तो आप क्या कुछ भी बोल दोगे, सबसे ज्यादा हरियाणा को मिल गया, ये मिल गया, बात ही मिल गई। हमारे हरियाणा में कहावत है, बार बार बोलता हूं, बेहाड़ की जुबान है, कुछ की मैं बोल दो, मतलब कुछ मर्जी बोल रहे हो आप। आपके पास कुछ भी कंक्रीट नहीं है, कोई बजट नहीं, कोई हरियाणा के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं। आप ये क्यों नहीं कहते कि सारा बजट पूरे देश में, इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया, एक भी मैच हरियाणा में नहीं हुआ, कोई ट्रेनिंग मैच, कोई टेस्ट मैच, कोई फ्रेंडली मैच भी आपने हरियाणा में नहीं कराया। इतना सौतेला व्यवहार, तीसरी बार इसलिए सरकार बनाई थी। अब जो खेलों का ले रहे हो, क्या ओलंपिक के लिए ले रहे हो? आपको भी पता है सर, आप भी हरियाणा से बिलोंग करते हो, खेलो इंडिया का डेटा तो आपके पास ऑनलाइन भी चलिए, अवेलेबल है। रजत समय हो गया है, तो आपके भी पास निकल आएगा जी। चर्चा करते रहेंगे, कल भी हमने बजट पे चर्चा की थी, आज भी कर ही रहे हैं। हरियाणा को क्या मिला, सरकार बता रही है कि बहुत कुछ, विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं। इन सबके बीच में जो जनता है वो समझने की कोशिश करेगी कि उसके पास क्या आया। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।